हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को पढ़ते हैं जहां से पीसीएस, लोअर पीसीएस, आईएएस तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से 2 से 3 प्रश्न अवश्य आते हैं। आज के बाद आपका कोई प्रश्न इससे छूटेगा नहीं। हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रहे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, इसे अंग्रेजी में ही प्रियम्बल कहते हैं। इसके बाद कई प्रश्न इसी के नाम से संबंधित आते हैं। अगर प्रस्तावना से संबंधित बातें करें तो प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण अथवा आईना भी कहा जाता है और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा भी कहा जाता है। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है कि संविधान का मूल ढांचा किसे कहते हैं, आपका जवाब होगा संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द। अगर यह कहा जाए कि उद्देशिका किसे कहते हैं, तो उद्देशिका और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। इसके बाद अगर प्रश्नों की बात करें तो यह प्रश्न आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। आपका सीधा जवाब होगा हाँ, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसके बाद की अगर प्रश्न पे बात करा जाए तो क्या प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है, फिर से आपका जवाब होगा हाँ, प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक एक बार प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ है और यह संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 है। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष गणराज्य जैसे शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद एक प्रश्न आता है, कहता है कि बेरूबाड़ीवाद का संबंध किससे है। तो ये बेरूबाड़ीवाद आया था 1960 में। तो बेरूबाड़ीवाद का संबंध प्रस्तावना से है और मैं आपको बता दूं, इस बेरूबाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा हुआ था कि अगर कहीं पर संविधान की भाषा अस्पष्ट है तो उसका स्पष्टीकरण संविधान की प्रस्तावना देगी। आप इस बात से समझ सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का संविधान में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद जो प्रश्न आना शुरू होते हैं उस प्रश्न का मूल होता है, कहता है कि प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था। तो आप सभी को पता है कि संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका अथवा उद्देश्य प्रस्ताव, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और यह प्रस्तावना बृहद विचार विमर्श के बाद लगभग 1 सप्ताह की बहस के बाद पारित हो गई थी और फिर इसी को संविधान में प्रस्तावना अथवा उद्देशिका के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद के प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आता है कि संविधान की प्रस्तावना को कहां से लिया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को बच्चों अमेरिका से लिया गया हुआ है। जब हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक दूसरा प्रश्न होता है जो कहता है कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है। तो आपको ध्यान रहे, ये 2 अलग अलग प्रश्न हो गए। एक प्रस्तावना को कहां से लिया गया, तो दूसरा प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसके बाद जो प्रश्न आता है उस पर हम लोग बात करते हैं। कहते हैं कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आपका फिर से जवाब होगा कि हाँ, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और वह संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हो भी चुका है। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। आपका जवाब होगा संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार संशोधन किया गया है, 1 बार। यह किस नंबर का संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद अगर बात करें तो संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ते हैं जो प्रारंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब उसको आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। और उसकी आगे पंक्तियों में अगर आप पढ़ेंगे तो आगे पंक्ति में एक ये आता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह 3 तरह की न्याय की वकालत करता है। जब इससे कठिन प्रश्न पूछा जाता है तो यह पूछा जाता है
कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की वकालत की गई है, तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार के न्याय की वकालत की गई है। और वो कौन कौन से हैं? वो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद एक प्रश्न और आता है, कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आपका जवाब होगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगर आप संविधान की प्रस्तावना को आगे पढ़ते हैं तो वह कहता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। थोड़ा डीप क्वेश्चन माना जाता है लेकिन बहुत आसान है। एक बार आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो दोबारा कभी नहीं इसको भूलेंगे। और आगे एक प्रश्न पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की व्यवस्था की गई है। तो संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की व्यवस्था की गई है और वह है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो इस प्रकार यह 3 विशिष्ट प्रश्न मिले आपको। एक प्रश्न ने कहा आपको कि कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, और कितने प्रकार की समता की व्यवस्था की गई है। तो 2 प्रकार की समता की व्यवस्था की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर एक प्रश्न और आ जाता है कि जब संविधान में संशोधन हुआ था तो कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो संविधान में की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वह 42वां संविधान संशोधन 1976 था और इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ये भी ध्यान रहे कि जब बेरूवाड़ीवाद आया तो बेरूवाड़ीवाद में तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि संविधान की भाषा अस्पष्ट होने से संविधान की प्रस्तावना उसके स्पष्टीकरण का वर्णन करेगी। लेकिन कई और मुकदमे आए इसके संशोधन को लेके, लगातार मुकदमे हुए तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि संविधान की प्रस्तावना में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जो संविधान की गरिमा को घटाने का काम करे। यदि संविधान की गरिमा को बढ़ाने के लिए कोई संशोधन करना है तो वह संशोधन किया जा सकता है। और ये जो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976, यह संविधान की गरिमा को बढ़ाने के लिए हुआ था, क्योंकि पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ा था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा के पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ भी हमें स्पष्ट हो जाना है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन संविधान की गरिमा बढ़ाने वाला हो सकता है, गरिमा को घटाने वाला नहीं हो सकता है। यहाँ के सारे प्रश्नों को आपने एक नजर में देख लिया कि प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण किसने किया था। प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। इसके बाद संविधान की भाषा में बातें आई। संविधान की प्रस्तावना ली गई यूएसए से, संविधान की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद जब संविधान बनके तैयार हो गया तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान के सबसे प्रारंभ में जोड़ा गया। हमें अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि प्रस्तावना संविधान का संपूर्ण दर्पण है, यानी प्रस्तावना यह बताती है कि इस संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अगर प्रस्तावना को ही आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो संविधान पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी आपको। कभी आपको लगेगा नहीं कि संविधान कोई विषय है और सारे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के एक करके हल होते रहेंगे। तो ये संविधान की प्रस्तावना से संबंधित मौलिक प्रश्न थे जिनका हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद इससे संबंधित जो आगे के प्रश्न होंगे उन्हें हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।